पर एक और शख्स हैं जो बिल्कुल छुप छुपा के पीठ दिखाते हुए बैठे हुए हैं। हमारे सेंस की बड़ी लंबी चौड़ी बात पहले भी हो चुकी है, कन्हैया कुमार जी। तो कन्हैया जी, पैरों में चलते चलते छाले वाले तो आपके भी पड़ गए हैं, दिख रहा है। सब छाले खत्म हो गए अब पैरों को आदत हो गई है चलने की। पैरों को आदत हो गई है चलने की। अच्छा, ये जो पूरा काफिला जब कन्याकुमारी से चला और अब जो केरल के सेंटर केरल में पहुंचा हुआ है, कोच्चि में, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ वाज, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो ये पूरी यात्रा आपकी कन्याकुमारी से आप चले थे, मैंने आपको डांस करते हुए, नाचते गाते सब हिसाब से देखा है। तो अब जो है यात्रा आपकी वो इस पड़ाव पे पहुंची है, आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो केरल में तक जो यात्रा पहुंची, यात्रा रोज़ आगे बढ़ रही है। मेरे ख्याल से आज हम लोग 300 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे। 300 किलोमीटर पूरा होने वाला है। और भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है कि हमको किसी भी सूरत में जज्बातों को आपस में जोड़ करके रखना है। ऑलरेडी जो है देश के ज़मीन का टुकड़ा एक बार हो चुका, 47 में देश का बंटवारा हो चुका। और जिस नफ़रत ने हमारे देश का बंटवारा किया, पहचान के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये बात जब कही जाने लगी, एक तरफ मुस्लिम लीग कहती थी कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दूसरी तरफ हिंदू महासभा कहती थी कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब सरकार बनाने की बारी आई तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिल करके सरकार बना ली। तो आप देखेंगे कि एक धर्म का कट्टरपंथी जो होता है दूसरे धर्म के कट्टरपंथी का दोस्त होता है, वो एक दूसरे की मदद करता है। तो वो दोनों मिल करके सरकार बना लिए। और जब देश आज़ाद हुआ, एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी आज़ादी की, दूसरी तरफ बंटवारा का दर्द था, लाखों लोगों की जान चली गई। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है। अपने ही देश के भीतर जो है एक बंटवारे वाली मानसिकता जो है बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से, बड़े नेता जो है अपने रैलियों में, भाषणों में उस सेम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने अपनी जान गंवाई और गांधी कहते थे कि, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्म ग्रंथों की प्रार्थना होती थी। सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता था, गीता भी पढ़ा जाता था, कुरान भी पढ़ा जाता था, बाइबल भी पढ़ा जाता था। हमारी देश की ताकत यही है कि हम अलग अलग जाति, भाषा, बोली, धर्म के लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं। आप देखिए कि भारत के क्रिकेट टीम की खासियत क्या है कि कोई नमाज पढ़ने वाला भी है और कोई पूजा करने वाला भी है। यही हमारी टीम की खासियत है ना। पाकिस्तान की टीम की तो ये खासियत नहीं है। तो ये जो हमारी विविधता है वो हमारी ताकत है, और विविधता हमेशा ताकत होती है। आपको अगर हम सुबह शाम कहें कि आप चावल खाइए, रोज़ सिर्फ चावल खाइए, तो आपको अच्छा लगेगा? कि आप चाहेंगे कि चावल के साथ दाल हो, कोई सब्जी हो, सब्जी भी अलग अलग तरह का हो, सलाद हो। तो विविधता हमेशा क्या करता है ना, वो चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। एक रंग आपको रोज़ पहना है तो आपको अच्छा लगेगा? या एक ही रंग से जो है पूरे जो है घर को कलर कर दिया जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुरंगी जो इंद्रधनुष है वो सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कई रंग होते हैं। कोई भी बगीचा जो है वो खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके ये नफ़रत की भाषा बोली जा रही है ताकि हमारे बुनियादी सवाल जो है वो गायब कर दिए जाए। क्या है बुनियादी सवाल? लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हो रही है और भाजपा की विधायक खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं, आम लोग, वो गरीब हो रहे हैं और देश के एक व्यक्ति जो हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनते जा रहे हैं। ये क्या झोल है? ये झोल पे लोगों की नज़र ना जाए, इसीलिए नफ़रत की भाषा बोली जा रही है। हम लोग तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे, ट्विटर से बात रख रहे थे, फेसबुक से बात रख रहे थे, मीडिया में जाकर के बात रख रहे थे, लेकिन ये एहसास होने लगा कि आम लोगों तक हमारी बात जो है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी नहीं पहुंच रही है। आम लोगों तक यही बात पहुंच रही है जो भाजपा पहुंचाती है। भाजपा पहुंचा रही है कि गांधी जी ने जो है देश का बंटवारा करा दिया, ये भाजपा पहुंचा रही है। हकीकत क्या है? गांधी जी को जान गंवानी पड़ी उस नफ़रत के चलते। 2 अक्टूबर को जाकर के माला भी चढ़ा आते हैं, दफ्तर में जो है गांधी की फ़ोटो भी लगा लेते हैं और जो है फिर गोडसे वाली राजनीति करते हैं। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हम
गांव-गांव घूम रहे हैं, सड़कों पे, गलियों से गुजर रहे हैं और आम लोगों को देख करके, जो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, निराशा जो कहीं ना कहीं किसी के भी मन में पैदा हो जाता है देश की परिस्थिति को देख करके, वो निराशा खत्म हो रहा है। और हमको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने सही मायने मतलब को प्राप्त कर रहा है। जैसे कल हम लोग जो है केरल का पारंपरिक खाना खा रहे थे, बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, पंजाब के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, अलग अलग राज्य के लोग जो है खाना खा रहे हैं। भोजन से भोजन जुड़ रहा है, भूख से भूख का एहसास जुड़ रहा है, संस्कृति से संस्कृति जुड़ रही है, मान्यता से मान्यता जुड़ रही है, पुराण से पुराण जुड़ रहा है, आचार से विचार जुड़ रहा है। तो ये जो भारत जोड़ो का मुख्य लक्ष्य है कि हमको किसी भी सूरत में तंत्र को लोग पर हावी नहीं होने देना है, वो उस लक्ष्य को भारत जोड़ो यात्रा पूरा कर रहा है। 300 किलोमीटर हम पूरा किए हैं, यूं ही कदम कदम बढ़ाएंगे और मंजिल को पालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके एक और सह यात्री हैं बहुत हाई प्रोफाइल, राहुल गांधी जी, उनको आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी एज अ यात्री कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए वो हाई प्रोफाइल यात्री के तौर पे बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी के हिसाब से? सिक्योरिटी के हिसाब से तो देखिए वो तो उस इंसान के हाथ में नहीं है ना। किसी के भी परिवार से अगर दो हाई प्रोफाइल तो है ही है, कांग्रेस के इतने टॉलेस्ट लीडर हैं, लेकिन जो बात मैं पूछना थी बेसिकली है कि यात्री राहुल गांधी आपको कैसे लगे? यात्री के तौर पे वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल नहीं है, बात जान लीजिए। वो जो है जब फ्लैग होस्टिंग होता है तब भी कई बार आते हैं, ठीक है, और सामान्य यात्री भी कई बार नहीं आ पाता है, लेट हो गया, पानी ख़त्म हो गया, वॉशरूम में लाइन लगा हुआ है। और रात को तकरीबन हर दिन ही, हर रात जो है, जितने दिन की हमारी यात्रा है, वो सामान्य यात्रियों के साथ आते हैं, बैठ करके नॉर्मल चर्चा करते हैं। तो बतौर यात्री तो वो बिल्कुल सामान्य है। सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल है, उनको कॉर्डन करके चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उनके घर से 2 प्रधानमंत्री की जो है शहादत हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो उनकी सुरक्षा का मामला है, लेकिन फिर भी जितने सामान्य तौर पे उन लोगों से मिल पा रहे हैं, शायद उनके लिए भी ये संभव नहीं था। कोई भी बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़का है, कोई बुजुर्ग हैं, वो बहुत आसानी से जा कर के उनसे मिल पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी उम्र के लोग और सभी लिंग के लोग, महिला भी पुरुष भी, उनसे बहुत आसानी से मिल पाते हैं। बतौर यात्री वो बिल्कुल सामान्य तौर पर रहते हैं, सामान्य तरीके से जो है उनका भी व्यवहार रहता है। लेकिन चूँकि उनके साथ, उनके परिवार के साथ देश ने जो है ये दुर्घटना देखी है, तो सुरक्षा के चलते जो है कुछ पाबंदियां होती हैं। इसके साथ साथ जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने कहा कि सामान्य यात्री की तरह है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कंटिन्यूसली ताबड़तोड़ हमले पे हमला बोले जा रही है। उसके पास कुछ बचा है। जो लोग अपना नैतिक बल खो देते हैं ना, कहते हैं, दिनकर हमारे यहाँ के राष्ट्र कवि हुए, कांग्रेस के जो है सांसद भी थे वो, तो दिनकर जी कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक शून्य हो चुका है। ये बच्चियों के जो है, बच्चियों में वोट देख रहे हैं। बताइए, अभी तो उसको वोट देने में 15 साल है। 15 साल के बाद जो है देश की हालत क्या होगी, वो कौन सा राजनीतिक दल को जो है अपना समर्थन देंगे। ये तो बच्चे हैं। बच्चों के लिए क्या है, भारत जोड़ो यात्रा एक मेला है, लोग हैं, गाने बज रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनके लिए जो है एक उल्लास का विषय है। उनके लिए इसमें कोई वोट का और राजनीति का लेना देना नहीं है। लेकिन वो बच्चों में भी जो है वोट का हिसाब लगा रहे हैं। तो ये तो प्रचंड मूर्ख लोग हैं। इनके किसी भी आरोप को आप देख लीजिए, उसमें कोई तर्क नहीं है। एक और आरोप भी अब लगा रहे हैं कि साउथ में तो कांग्रेस का होल्ड है, इसलिए इतने लोग आ रहे हैं, नॉर्थ में तो ग्रास इतना रूट नहीं है, तो देखेंगे वहाँ पे। तो इस पर आपको क्या कहना है? तो अभी बीच में बोलते हैं कि केरल से इतने दिन क्यों लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगाया, बिहार आपके राज्य में तो बोल रहे हैं कि गए नहीं है। तो ये सब जो क्रिटिसिज्म हमारा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गए थे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब बीजेपी को दम है ना, तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करे। दावा करता हूँ बिहारी आदमी हूँ, इतिहास में फेल है। इनका भूगोल भी खराब है। आप जब दक्षिण से उत्तर की यात्रा करेंगे तो बिहार कैसे आएगा? जब आप पूरब से पश्चिम की यात्रा करेंगे या पश्चिम से पूरब की यात्रा पढ़ते तब ना, पढ़े तो है नहीं। ये सब जो है ना लफंटर हैं। अपने कॉलेज के दिनों में गेट के बाहर जो है ना ये लड़की छेड़ते होंगे। तो इनको ना पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पढ़े होते तो इनको मालूम होता कि देश की ज्योग्राफी क्या है। हम ज्योग्राफी का स्टूडेंट हैं, मेरा ग्रेजुएशन जो है ज्योग्राफी में है, मैं आपको बता रहा हूँ।
भारत का नक्शा जब आप बनाएंगे तो जब आप पश्चिम से पूर्व की यात्रा करेंगे तो बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बंगाल आएगा, सारे जो है 7 सिस्टर्स जो हैं वो आएंगे, गुजरात आएगा। लेकिन जब आप दक्षिण से उत्तर की यात्रा करेंगे तो कहाँ से बिहार आएगा बीच में? कोई जिगजैग यात्रा तो नहीं हो सकती है, एक सीधी लाइन में ही यात्रा करेंगे। और ये कह रहे हैं कि दक्षिण में इनका होल्ड है। तमिलनाडु में 50 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, और कई दशकों के बाद केरल में भी ऐसा हुआ है कि लेफ्ट गवर्नमेंट जो है वो रिपीट की है। केरल में भी हमारी सरकार नहीं है। तो तमिलनाडु में जो है अलायंस की क्योंकि गवर्नमेंट है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, तेलंगाना आंध्रा में हमारी सरकार नहीं है। मैं आपको रूट बताता हूँ, मुझे मैप याद है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उसके बाद पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और JNK में तो चुनाव ही नहीं हो रहा। कहाँ कांग्रेस का स्टेट है? बीच में एक स्टेट आएगा, राजस्थान, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। मुझे पूरा ज्योग्राफी, पूरा नक्शा याद है। ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। क्विकली 2 क्वेश्चन लेती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सब लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, आपको क्या कहना है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो मैं वोटर हूँ, मैं अपना गुप्त मतदान करूँगा। ये सिर्फ ज्योग्राफी के और जो है मतलब हिस्ट्री इनकी बहुत बढ़िया नहीं है, ये इसको बोलते हैं कि बेस्ट डिबेटर भी है, क्योंकि ये कहते हैं मैं मेरे कार्ड ही नहीं खोलूंगा। नहीं, देखिए, एक बार नहीं क्या करूँगा, पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए, इसीलिए जो है हम इस पे कोई मत नहीं रख रहे हैं। और हम कहते हैं कि देश के लिए भी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। किसी दल का प्रेसिडेंट कौन होगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी, किसानों का जो है आमदनी दुगना होगा कि नहीं होगा, रुपए का जो है मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 8 लाख लोग देश छोड़ करके चले गए हैं, उनका क्या होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। इस सवाल में जानते हैं उलझाया क्यों जाता है? ताकि इस देश की राजनीति को ना WWF का मैच बना दिया जाए, 1 वर्सेस 1। ऐसा नहीं होता है। देश में 140 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति का मत इम्पोर्टेंट है, भूख सबको लगती है, खाना सबको खरीदना है। इस सवाल को गुमराह करके इस सवाल को प्रोमिनेंट बना दिया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन लेगी, कांग्रेस के जो वोटर हैं वो वोट दे करके चुन लेंगे अपना अध्यक्ष। क्यों परेशान हो रहे हैं लोग बिना मतलब का? लास्ट क्वेश्चन है, आपने तो कह दिया WWF का मैच है, यहाँ पे थरूर साहब केरल से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सुनने में गहलोत साहब भी आ सकते हैं, वैसे वो कल पहुँच रहे हैं एक बार फिर से राहुल गांधी जी को मनाने के लिए। लेकिन खबर ये भी है कि वो उन्होंने कल हिंट ड्रॉप किया कि शायद दिल्ली जाना हो सकता है। तो आप ये कैसे देखते हैं? कांग्रेस का, आपका सबका कहना है कि इंटरनल डेमोक्रेसी, बाकी तो बताएं। देखिए, एज फार एज पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो बात है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। थरूर साहब भी लड़े और किसी को लड़ना है और भी लोग लड़े, उसमें क्या दिक्कत है? अब उन जो है लोगों को दिक्कत ये है कि और कहीं तो चुनाव हो नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव को डिलेजिटिमेट कैसे किया जाए। ठीक है, अपना इंटरनल मैटर है, जिसको भी चुनाव लड़ना है लोग लड़ेंगे, जिसको वोट देना होगा लोग वोट दे करके अपने मत से जो है चुन लेगा, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो इसको बोला क्यों दी जाता है कि देखिए क्या है ना कि आप ऐसे ही अपने जीवन में खुश रहिए, तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्यों खुश है। ठीक है, और तो कहीं कोई डेमोक्रेसी है नहीं। अब कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है तो उसको कैसे ये डिलेजिटिमेट किया जाए कि कांग्रेस पार्टी, अरे ये सब फालतू बात है, कोई चुनाव नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं। तो कहने की बातें हैं तो इस पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम लोग? जिसको चुनाव लड़ना होगा लड़ लेगा, जिसको जीतना होगा जीत जाएगा, जिसको हारना होगा हार जाएगा। फेस जो है वो राहुल गांधी, फेस जो है इस देश के अंदर जो करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब फेस हैं। जब आप चाय की दुकान पे कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेकर के लड़ते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी के फेस नहीं हैं। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कूल के दोस्तों से कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेकर के लड़ते हैं तो आप फेस नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पे जब बहस करते हैं तो आप फेस नहीं हैं। ट्रेन में, बस में, खेत में, खलिहान में, दफ्तरों में जब आप पक्ष रख ले करके बोलते हैं तो आप फेस नहीं है। आप ही अपने कुलीग से जो है ना बात कीजिएगा तो आप ही को कांग्रेसी कहना शुरू हो जाएगा। हर वो कार्यकर्ता, कांग्रेस का करोड़ों कार्यकर्ता जो आज इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का पतवार थामे हुए है, कांग्रेस की नैया पे सवार है, वो सब कांग्रेस का फेस है। मैं एक चीज़ बहुत क्विकली करूँगी क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है 11:30 बजे। अविचल जयराम रमेश जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत क्विकली एक चीज़ कहूँगी, जो कन्हैया कह रहे हैं यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं।
आइडियोलॉजी सुप्रीम, हमें हमारी आइडियोलॉजी को पुश करना है। जब पिछली बारी हमारी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जब भी बातें हुई है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि कांग्रेस की लड़ाई सबको एक साथ लड़नी है। और वो अभी से नहीं, बहुत पहले से कहते आए हैं कि पार्टी इज़ सुप्रीम, और वो भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ही हैं। जो भी यहाँ पर कन्हैया जी बता रहे हैं वही बात थी कि हमने भी जब जितने लोगों से बात करा कि राहुल गांधी एज अ यात्री, तो वो बोल रहे कि बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, एक आम सामान्य से इंसान की तरह ही रह रहे हैं। देखिए, बाहर जब रोड पे होते हैं तो सुरक्षा का मसला है। मैंने कहा आपको, 2 प्रधानमंत्री की जान चली जाना कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में बिरले ही ऐसा कोई देश होगा जहां ऐसी घटना हुई हो। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में हुआ। तो सुरक्षा का मामला होता है बाहर में। बाकी कैंप के भीतर ना, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, हर किसी को मिलने का अवसर है, हर कोई उनके साथ वॉक करता है, हर कोई उनके साथ बातचीत करता है, खाना खाने के लिए जो है आम यात्रियों के बीच में आते हैं। तो बतौर यात्री वो बहुत सामान्य तरीके से रहते हैं। कि जैसे क्रिकेट में होता है कि बहुत बड़े बड़े नामची जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर कैप्टन नहीं बनते तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो फिर औपचारिकताएं निभाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते तो कहीं ना कहीं वो बहुत और ज़्यादा बेहतरीन से परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा ज़मीन पर उतर के लोगों से मिलें? देखिए, मैंने हम कई बार जो है चीज़ों को समझाने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी जो है क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन राजनीति का जहाँ तक सवाल है ना जो है ये गणित है, ना ये केमिस्ट्री है, ना क्रिकेट है। राजनीति अपने आप में पूरी तरह से एक अलग विधा है। और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेकर के काम करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना है कि आप बिना पोस्ट लिए काम करते हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस का जो सपोर्टर है, मुझे बताइए, वो तो उसको तो कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो किसी पार्टी में भी होता है ना, तो लोग उससे ऐसे उससे बात करते हैं, अरे तुम्हारी पार्टी ने देखो ये कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो। तो दोनों ही परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक राजनीतिक जीवन जीना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तब ये और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब समाज में नेता मतलब गाली। तो ऐसी परिस्थिति में कोई पॉलिटिकल ओपिनियन रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और आज तो पॉलिटिकल ओपिनियन रखने के चलते लोगों को जेल में रहना पड़ता है। तो वो अध्यक्ष बन करके काम करें, अध्यक्ष बिना बने काम करें, ये एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है। और मुझे लगता है कि उनका सड़क पे होना, लोगों के हक और लोगों के हक हुक के लिए जो है मुखर होकर के बोलना, लड़ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है।